नमस्कार मित्रों, मैं ट्रुवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बानसूर अलवर। मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा डाले जा रहे लेक्चर्स से आप सभी को फ़ायदा हो रहा होगा और इनके माध्यम से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे होंगे। आज के अपने इस लेक्चर में हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट यानी विश्व के संविधानों में ब्रिटेन के संविधान पर अध्ययन करेंगे। पूर्व के लेक्चर में हम ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं, राज मुकुट और सम्राट के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम मंत्रिमंडल या कैबिनेट के विषय में अध्ययन करेंगे। क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसका गठन कैसे होता है और उसकी कार्य और शक्तियाँ क्या हैं, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। देखिए, ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन में दो तरह की कार्यपालिका होती है, एक औपचारिक कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। औपचारिक जो कार्यपालिका होती है उसमें औपचारिक रूप से प्रधान होता है सम्राट या भारत में राष्ट्रपति है, जैसे ब्रिटेन में सम्राट है। और वास्तविक जो कार्यपालिका होती है उसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट या मंत्रिमंडल आता है। सत्ता का प्रयोग औपचारिक प्रधान के नाम से किया जाता है, यानी सम्राट के नाम से किया जाता है, किंतु उसका वास्तव में प्रयोग कौन करता है? वास्तविक कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। ब्रिटेन में सम्राट औपचारिक प्रधान है और कैबिनेट जो है कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के महत्व को स्पष्ट करते हुए कुछ विद्वानों ने बहुत ही महत्वपूर्ण कथन कहे हैं, जिनमें से आपको 2-3 याद रखने पड़ेंगे। मैं मानती हूँ कि जब भी आप परीक्षा में अपना उत्तर दें तो इन कथनों का आप प्रयोग करें, अच्छा होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेज़हार्ट क्या कहते हैं। बेज़हार्ट ने कहा है कि कैबिनेट एक हाइफन की तरह होती है जो जोड़ने का काम करती है। किसको जोड़ती है? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को। अर्थात कैबिनेट एक हाइफन है जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को जोड़ती है। इसी तरह लॉवेल ने कहा है कि यह राजनीतिक मेहराब की एक आधारशिला है, जिसके ऊपर आधारशिला यानी नींव है, जिसके ऊपर पूरा राजनीतिक मेहराब टिका हुआ है। रैमजे मेयर कहते हैं कैबिनेट राज्य के जहाज का परिचालक चक्र है, यानी राज्य रूपी जो जहाज है उसको चलाने का काम कौन करती है? कैबिनेट करती है। इन कथनों के आधार पर हम एक संक्षिप्त सी परिभाषा देख सकते हैं मंत्रिमंडल या कैबिनेट की। मंत्रिमंडल का आशय है उस राजनीतिक समिति से जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है और लोक सदन में बहुमत दल के नेता को सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री पद प्रदान किया जाता है। यानी कैबिनेट एक राजनीतिक समिति होती है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो कथन है वो मुनरो का है, जिससे आसानी से आप जो है कैबिनेट की परिभाषा समझ जाएंगे। मुनरो कहते हैं मंत्रिमंडल राजमुकुट के नाम पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए गए राजकीय परामर्शदाताओं की समिति को कहा जा सकता है, जिन्हें लोक सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। यानी राजमुकुट के नाम पर पीएम के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए गए सलाहकार होते हैं, लेकिन वो सलाहकार कौन होते हैं? जिन्हें लोक सदन में यानी हाउस ऑफ कॉमन में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। ब्रिटेन में 2 सदन हैं, एक हाउस ऑफ कॉमन है, दूसरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो इसमें जो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है उनकी सरकार को और इनको लोक सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन में बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है। मंत्रिमंडल की विशेषताएं। पहली विशेषता है सम्राट की वास्तविक कार्यपालिका से पृथकता। सम्राट जो मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था की विशेषताएं हम देख रहे हैं। पहली विशेषता मंत्रिमंडलीय शासन की क्या है कि सम्राट की वास्तविक कार्यपालिका से पृथकता। सम्राट जो होता है
यानी औपचारिक जो प्रधान होता है, औपचारिक जो कार्यपालिका होती है वो वास्तविक कार्यपालिका से क्या होती है, अलग होती है मंत्रिमंडलीय शासन में। दूसरी विशेषता है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, अर्थात संसद और मंत्रिमंडल में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन किस में से होता है, संसद में से ही होता है, और मंत्रिमंडल का जो अस्तित्व है वो संसद के बहुमत पर ही टिका होता है। तीसरा, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिमंडल जो है सामूहिक रूप से हाउस ऑफ कॉमन के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी यदि हाउस ऑफ कॉमन जो है वो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे या प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगली, गोपनीयता, अर्थात मंत्रिमंडल की जो कार्यवाहियाँ होती हैं उनके संबंध में गोपनीयता का सिद्धांत लागू होता है, यानी वो सब क्या होती, गोपनीय होती हैं। अगला, मंत्रिमंडल की राजनीतिक सजातीयता, राजनीतिक रूप से क्या होते हैं, सजातीय होते हैं। मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व, मंत्रिमंडल पर किसका नेतृत्व होता है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही मंत्रिमंडल काम करती है। ये तो हमने मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था की विशेषताएं देखी। अब हम देख लेते हैं कि मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट का गठन किस प्रकार से होता है। देखिए, मंत्रिमंडल के गठन की जो प्रक्रिया है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से आरंभ होती है। सबसे पहले सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये चुनावों के द्वारा तय होता है। चुनाव में जिस पार्टी को लोक सदन में बहुमत प्राप्त होता है उसके नेता को ही क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है। चूँकि ब्रिटेन में द्विदलीय पद्धति है, वहाँ पर द्विदलीय पद्धति है, वहाँ पर दो प्रमुख दल हैं, एक कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी लेबर पार्टी। जैसे हमारे यहाँ दो बड़े प्रमुख दल हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, ऐसे ही वहाँ पर भी दो प्रमुख बड़े दल हैं और सत्ता लगभग उन्हीं के मध्य हस्तांतरित होती रहती है। वो दो प्रमुख दल कौन से हैं, एक कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी लेबर पार्टी। तो वहाँ द्विदलीय पद्धति है, तो इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री का जो चुनाव है वो महानिर्वाचन के माध्यम से जनता के द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। सुस्थापित परंपरा के अनुसार वहाँ सम्राट लोक सदन में जो बहुमत दल का नेता होता है उसे प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है, वो प्रधानमंत्री बनता है और प्रधानमंत्री जो है वो अपने मंत्रिमंडल का चयन करता है। और जो चयन किया जाता है, प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का चयन कर लेता है और उस चयन को उन मंत्रियों को नियुक्त करने का कार्य सम्राट के द्वारा किया जाता है। परंपरा के अनुसार मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं उनका संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मंत्रिमंडल का जो संसद का सदस्य नहीं है उसे मंत्री केवल 6 माह की अवधि तक बनाया जा सकता है, यानी 6 महीने के अंदर ही उसे किसी न किसी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। या तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स से बन जाए या फिर हाउस ऑफ कॉमन्स से वो सदस्य बन जाए। अगर 6 महीने के अंदर उसे सदस्यता प्राप्त नहीं होती तो उसे अपने मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। सेम भारत में भी ऐसी स्थिति है। और प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों का चुनाव करने में अपने दल के अंदर विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति, भौगोलिक क्षेत्र, इन सब प्रतिनिधित्व, इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही अपना मंत्रिमंडल का चयन करता है। उसमें हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी वो लेता है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य भी। परंपरा के अनुसार ऐसा है कि लगभग 4 जो मेंबर हैं, 4 या उससे अधिक मेंबर जो हैं वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या निश्चित करना, उनके स्तर निर्धारित करना, यानी उनको कौन कौन से विभाग दिए जाएंगे, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा या राज्य मंत्री बनाया जाएगा, ये सारा जो कार्य है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही मंत्रिमंडल कार्य करता है। मंत्री जो होते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री सर्वोच्च स्तर के होते हैं, उनके नीचे राज्य मंत्री होते हैं, वो अन्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, संसदीय सचिव होते हैं। तो इस तरीके से इनमें पद का विभाजन किया जा सकता है। अगला हम देख लेते हैं मंत्री
परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर? दो शब्द होते हैं, एक होता है मंत्री परिषद और दूसरा होता है मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट। इन दोनों में क्या अंतर होता है? कई बार हमें अज्ञानतावश हम दोनों को ही एक समान समझ लेते हैं और मंत्रिमंडल की जगह मंत्री परिषद यूज़ कर देते हैं और मंत्री परिषद की जगह मंत्रिमंडल यूज़ कर देते हैं, लेकिन दोनों एक नहीं है, दोनों में अंतर है। ये अंतर अभी हम समझ लेते हैं। साधारणतः लोग मंत्री परिषद तथा मंत्रिमंडल को एक ही संस्था मान लेते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। दोनों में क्या है? पर्याप्त अंतर है। मंत्री परिषद एक वृहद संस्था होती है जिसमें एक बड़ी संस्था वृहद संस्था होती है जिसमें राजनीतिक कार्यपालिका के सभी पदाधिकारी शामिल होते हैं जो संसद के सदस्य होते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल जो होता है वो मंत्री परिषद का एक अंग होता है जिसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री आते हैं। देखिए, निम्न अंतरों से हम समझ सकते हैं। पहला, आकार के आधार पर अंतर। मंत्रिमंडल का आकार मंत्री परिषद से बहुत छोटा होता है। मंत्री परिषद में सभी मंत्री आते हैं, यानी कैबिनेट भी, राज्य भी, अन्य मंत्री, उपमंत्री, संसदीय सचिव सब उसमें आते हैं। किंतु मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं वो ही आते हैं। इसलिए मंत्री परिषद मंत्रिमंडल की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। मंत्री परिषद में लगभग 70 से 90 तक सदस्य होते हैं, किंतु मंत्रिमंडल में लगभग 18 से 22 मेंबर होते हैं, 18 से 22 मंत्री होते हैं। दूसरा, पद संबंधी भेद। पद संबंधी भेद यानी मंत्रिमंडल स्तर के जो मंत्री होते हैं वो किन्हीं महत्वपूर्ण विशेष विभागों के प्रधान होते हैं और वे जो मंत्री होते हैं मंत्रिमंडल स्तर के वे मंत्री मंत्रिमंडल के स्थायी सदस्य नहीं होते हैं। केवल मंत्रिमंडल की केवल उन्हीं बैठकों में शामिल होते हैं जिनमें उनके विभागों से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाती है। देखिए, जब बैठक बुलाई जाती है, मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जाती है, तो उसमें मंत्री परिषद के सभी मंत्री शामिल नहीं होते हैं। केवल जिस विभाग से संबंधित चर्चा की जाती है उस विभाग के मंत्रियों को बुला लिया जाता है, लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक में सभी मंत्री शामिल होते हैं। अगला है वेतन संबंधी अंतर। कैबिनेट सदस्यों को, जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, उनको मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त होता है। कार्य और शक्ति संबंधी भी अंतर है। मंत्रिमंडल के सदस्यों और मंत्री परिषद के सदस्यों में सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर है वो कार्य और शक्ति का है। मंत्रिमंडल के जो मेंबर होते हैं, कैबिनेट के जो मेंबर होते हैं, वो अधिक महत्वपूर्ण विभागों को संभालते हैं, जबकि मंत्री परिषद के सदस्य कम महत्वपूर्ण को। ठीक है, तो अंतर आपको समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियाँ। मंत्रिमंडल के कार्यों तथा शक्तियों के आधार वैधानिक न होकर परंपरागत है। आपको पता है कि वहाँ लिखित संविधान नहीं है, तो कानून के माध्यम से नहीं वहाँ शक्तियाँ प्राप्त होती हैं मंत्रिमंडल को, वरन परंपरा से प्राप्त होती हैं। वहाँ रीति रिवाजों से, परंपराओं से, अभी समय बोलते हैं जिन्हें, उनके माध्यम से शक्तियाँ प्राप्त करता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल सम्राट की एक परामर्शदात्री समिति है, किंतु वास्तविक स्थिति क्या है? सम्राट की सभी शक्तियों का उपयोग कैबिनेट के द्वारा ही किया जाता है। जब से राजतंत्रात्मक व्यवस्था के लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, यानी जब से राजतंत्र से लोकतंत्र आया है, वैसे वैसे ही क्या हुआ है, सम्राट की शक्तियाँ कम होती गई हैं और कैबिनेट की शक्तियाँ बढ़ती गई हैं। तो मंत्रिमंडल के कार्य में हम सबसे पहले देख लेते हैं। मंत्रिमंडल कार्यपालिका संबंधी कार्य करती है। मंत्रिमंडल ही चूँकि ब्रिटेन में वास्तविक कार्यपालिका है, तो सम्राट को जो शक्तियाँ दी गई हैं, कार्यपालिका शक्तियाँ, उनका वास्तव में प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। कार्यपालिका में क्या क्या काम करते हैं? राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना, अर्थात संपूर्ण देश के लिए राष्ट्रीय नीति निर्धारित करते हैं। देश के अंदर आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा तथा बाह्य क्षेत्र यानी वैदेशिक क्षेत्र में भी दूसरे देशों के साथ किस तरह संबंध बनाए जाएंगे, इस प्रकार की नीति का निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिमंडल के द्वारा। यानी आंतरिक प्रशासन और बाह्य क्षेत्र में संबंध के संबंध में नीति कौन बनाता है? मंत्रिमंडल बनाता है। दूसरा, राष्ट्रीय कार्यपालिका
का सर्वोच्च नियंत्रण होता है। प्रमुख जो पदाधिकारी होते हैं उनका चयन मंत्रिमंडल ही करता है। संसद में प्रशासन से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर भी मंत्रिमंडल को देना पड़ता है। मंत्रिमंडल समन्वयकारी कार्य भी करता है। समन्वयकारी कैसे? प्रशासन के जो विभिन्न विभाग हैं उनके मध्य समन्वय स्थापित करने का, एकता स्थापित करने का कार्य भी मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। अगला कार्य है व्यवस्थापन संबंधी कार्य। व्यवस्थापन यानी विधि निर्माण। वर्तमान समय में मंत्रिमंडल न केवल प्रशासनिक कार्य करता है वरन विधि निर्माण के कार्य भी करता है। संसदीय शासन में विधायी और कार्यपालिका शक्तियों के एकीकरण के कारण मंत्रिमंडल का संसद से अविच्छिन्न संबंध रहता है, क्योंकि मंत्रिमंडल संसद में से ही निर्मित रहती है। मंत्रिमंडल न केवल राष्ट्रीय नीति निर्धारित करती है वरन सर्वोच्च नीति और कार्यक्रमों को क्रियान्वित भी करती है। मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो ही विधायकों का प्रारूप तैयार करते हैं, उन्हें अंतिम स्वीकृति देते हैं, संसद में प्रस्तावित करते हैं और बहुमत के समर्थन के द्वारा उन्हें पास भी करवाते हैं। ठीक है, तो ये सारा कार्य कौन कर रहा है? यानी विधि निर्माण का, यानी प्रस्ताव तैयार करना, संसद में प्रस्तुत करना, उसको बहुमत से पास करवाना, और जैसे ही सम्राट के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। मंत्रिमंडल तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य करती है वित्तीय कार्य करती है। वित्तीय कार्य क्या? राष्ट्रीय आय व्यय का निर्धारण करना अर्थात बजट का निर्माण करना, उसे संसद में प्रस्तुत करना, संसद से स्वीकृत करवाने का कार्य भी कौन करता है? मंत्रिमंडल ही करता है। बजट मंत्रिमंडल का जो वित्त मंत्री होता है वो अपनी देखरेख में तैयार करवाता है और उसे संसद में प्रस्तुत करता है। अन्य कार्य भी करती है। अन्य कार्य क्या करती है मंत्रिमंडल? जैसे सम्राट के द्वारा जो क्षमा के विशेष अधिकार का प्रयोग किया जाता है वो विशेषतया गृह मंत्री के परामर्श से ही किया जाता है। देखिए, जब किसी को मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है तो वो राष्ट्रपति, हमारे यहाँ राष्ट्रपति और ब्रिटेन में सम्राट के समक्ष क्षमा का प्रार्थना कर सकता है, किंतु सम्राट या राष्ट्रपति उसे माफ़ करेगा, इस चीज़ का निर्णय वो मंत्रिमंडल के जो सदस्य यानी गृह मंत्री जो होता है उससे सलाह या परामर्श के आधार पर ही उसका निर्णय करता है कि क्या उसे क्षमादान प्रदान करना है या नहीं करना है। दूसरा, राजा के द्वारा जो उपाधियां प्रदान की जाती है, उपाधियों का वितरण किया जाता है, वो भी मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर ही किया जाता है। तीसरा, ब्रिटेन सम्राट द्वारा देश और विदेश में की जाने वाली जो समस्त नियुक्तियां हैं, देशों में जैसे राजदूत नियुक्त करना विभिन्न दूतावासों में, तो ये सारी जो नियुक्तियां हैं ये सब भी किसके द्वारा की जाती हैं? मंत्रिमंडल के परामर्श से ही सम्राट करता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।